आज हम लोग लगा रहे हैं अपना विज़न का टेस्ट। तीसरा आज लास्ट वीडियो है, फिर ये वाला टेस्ट ख़त्म हो जाएगा, फिर हम 4 नंबर का टेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो 10 क्वेश्चंस बचे हैं, तो हम देखते हैं। आपको अगर इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है ये लगाते हुए टेस्ट, जो आपको नहीं पता है या फिर जो करंट की आपको नहीं पता है, तो आप उसे नोट कर लें, उसको रिवाइज़ करें, ये आपको बेनिफिट देगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन 91। भू आकृति की प्रक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, बहिर्जनिक बल अपनी ऊर्जा मुख्य रूप से पृथ्वी के अंदर से प्राप्त करते हैं, जबकि जनित बल अपनी ऊर्जा वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। दूसरा, बहिर्जनित बलों की क्रियाएं निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाती रहती हैं, जबकि अंतर्जनित बलों के कार्यों से भू आकृतियों का विघर्षण तथा गर्तों का भराव होता है। तो इनमें से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। अगर आपको क्वेश्चन भी पहली बार पढ़ के नहीं समझ आता है तो आप बता सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन से ही समझाना स्टार्ट कर दूंगी। अब बता दीजिए कि पहले क्वेश्चन समझा दीजिए, ठीक है? फिर आप इसका आंसर आपको जो लग रहा हो वो बताइए क्या होगा, फिर हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है एक बार बताती हूँ। क्वेश्चन भी अगर आपको नहीं समझ आता है तो एक्सप्लेन कर दिया जाएगा पहले ही। देखिए भू आकृति की प्रक्रिया होती है, मतलब पृथ्वी में कुछ ना कुछ प्रक्रियाएं होती रहती हैं। जैसे कि जो बहिर्जनिक बल होते हैं, ठीक है, वो क्या अपनी पूछ रहे हैं अपनी ऊर्जा मुख्य रूप से पृथ्वी के अंदर से प्राप्त करते हैं, जबकि जो अंतर्जनित बल होते हैं वो क्या है अपनी ऊर्जा क्या वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, ये पूछ रहे हैं। दूसरे कथन में पूछ रहे हैं बहिर्जनिक बलों की क्रिया निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाती रहती हैं। मतलब जो बहिर्जनिक बल से क्या जो धरातल के भाग है वो ऊपर उठते रहते हैं, जबकि अंतर्जनित बलों के कार्यों से जो भू आकृतियों का विघर्षण और गर्तों का भराव होता है। जो अंतर्जनिक बल है उससे क्या होता है भू आकृतियों का विघर्षण और गर्तों का भराव होता है। तो कौन सा सही है? एक दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो 91 का आंसर हमारा डी है। देखिए धरातल मूलतः ऊर्जा सूर्य के प्रकाश द्वारा प्रेरित बाह्य बलों से अनवरत प्रभावित होता रहता है। जो धरातल है वो क्या जो सूर्य से हमें ऊर्जा होती है उसके द्वारा प्रेरित बाह्य बल होते हैं उनसे अनवरत प्रभावित होता है। इसका तात्पर्य यह है कि धरातल पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर उत्पन्न हुए बाह्य बलों और पृथ्वी के अंदर उद्भूत आंतरिक बलों से अनवरत प्रभावित होता है। मतलब जो हमारी पृथ्वी है, धरती है, वो क्या है जो वायुमंडल से उत्पन्न जो बाह्य बल होते हैं, फोर्स बाहर से लगते हैं, और पृथ्वी के अंदर जो फोर्स लगते हैं उनसे प्रभावित होता है, और ये सर्वदा परिवर्तनशील है। बाह्य बलों को बहिर्जनिक और आंतरिक बलों को अंतर्जनित बल कहते हैं। जो बाह्य बल लगते हैं उनको बहिर्जनिक और आंतरिक बल को अंतर्जनिक कहते हैं। बहिर्जनिक प्रक्रिया अपनी ऊर्जा सूर्य की अंतिम ऊर्जा द्वारा निर्धारित वायुमंडल से और विवर्तनिक कारकों द्वारा उत्पन्न प्रवणता से भी प्राप्त करती हैं। जो बाहिर्जनिक प्रक्रियाएं होती हैं वो क्या है अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करती है? सूर्य की अंतिम ऊर्जा द्वारा निर्धारित वायुमंडल से, मतलब वायुमंडल से, और विवर्तनिक कारक जो होते हैं मतलब प्लेट्स जो टकराती हैं वो सब उत्पन्न प्रवणता से भी प्राप्त करती है, जो बहिर्जनिक प्रक्रिया होती है। जबकि पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा अंतर्जनित भू आकृति प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख बल होती है, ठीक है। तो देखिए पृथ्वी के अंदर भी ये बता रहे हैं कि बल लगता है और बाहर से भी बल लगता है। एक मैं इजी वर्ड्स में बताना चाह रही हूँ, ठीक है। तो पृथ्वी के अंदर से भी ऊर्जा निकलती है, ठीक है, उससे भी चेंज होता है। पृथ्वी के अंदर की ये ऊर्जा अधिकांशतः रेडियोधर्मी क्रियाओं, घूर्णन, ज्वारीय घर्षण और पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा द्वारा उत्पन्न होती है। तो पृथ्वी के अंदर की जो ऊर्जा है, मतलब जैसे जो रेडियोधर्मी क्रियाएं होती हैं, ठीक है, घूर्णन पृथ्वी घूमती है, ज्वारीय घर्षण होता है, पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा द्वारा उत्पन्न होती है अंतर्जात बल, ठीक है। भू तापीय प्रवणता और भीतर से निकले ऊष्मा प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा पटल विरूपण और ज्वालामुखिता को प्रेरित करती है, ठीक है। जो अंदर से ऊर्जा निकलती है वो क्या है बता रहे हैं, ज्वालामुखी प्रक्रिया को प्रेरित करती है ना, से लावा वावा निकलता है। तो एक सही नहीं है। बहिर्जनित बलों की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप धरातल पर उभरी हुई भू आकृतियों का विघर्षण और बेसिन गर्तों का भराव होता है। जो बाह्य बल होते हैं, ठीक है, उनसे क्या होता है, जो भू आकृतियां मान लीजिए उनका आपस में घर्षण होता है और जो गर्त होते हैं वो भर जाते हैं, ठीक है। धरातल पर अपर्दन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर के कम होने को तल संतुलन रेडिएशन कहते हैं। मतलब मान लीजिए कोई हवा से कोई, मान लीजिए किसी चीज़ से पहाड़ कट रहा है, ठीक है, मान लीजिए कट रहा है और फिर कहीं पे ऐसे मान लीजिए कि गड्ढा है उसको भर दिया, फिर एक सा कर दिया। एक एग्जांपल बता रही हूँ, नदियाँ आती है पहाड़ों को काटते हुए, तो ये बता रहे हैं कि समतल करते हैं। अंतर्जनित बल निरंतर धरातल के भाग को ऊपर, जो अंतर्जनित बल होते हैं वो क्या होते हैं, धरातल को ऊपर उठाते हैं। जब दो प्लेट टकराती हैं तो आपको पता है कि वो ऊपर उठती हैं, है ना। तो इस तरीके से बता रहे हैं कि वो ऊपर उठाते हैं। इस प्रकार बहिर्जनिक प्रक्रिया उच्चावच में भिन्नता को समतल और समान करने में विफल रहती हैं। एक तो 91 का डी था, यानी दोनों ही सही नहीं थे। देखिए नाम से ही पता चला है, बहिर्जनिक बाहर से लगने वाला बल
जो है वो अपनी ऊर्जा पृथ्वी के अंदर से क्यों प्राप्त करेगा? तो पहला तो वैसे ही गलत हो गया, है ना? और अंतर्जैविक बलों से भू आकृतियाँ मतलब गर्तों का भराव होता है, नहीं ऊपर उठते हैं धरातल, ठीक है? प्लेट्स टकराती हैं, ये सब ज्वालामुखी क्रिया होती है, तो ये सब आपको ध्यान होना चाहिए। अब क्वेश्चन 92 देखिए मैं एक क्वेश्चन पे भी कोशिश करती हूँ आपको अच्छे से समझाया जा सके। तिलहन की आयात पर निर्भरता कम करने के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में तिलहन के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने हेतु व्यापक योजना लागू करने का प्रस्ताव किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, विगत 5 वर्षों में खाद्य तेल की आयात में निरंतर वृद्धि हुई है। दूसरा, कुल आयातित खाद्य तेल में पाम ऑयल की हिस्सेदारी 60% है। तो कौन सा सही है? एक दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। क्वेश्चन बताना मैं आपको भूल गई। तो देखिए तिलहन के ये बोल रहे हैं, जैसे तिलहन का जो हम आयात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उसको इस पर निर्भरता कम करने के लिए जो हमारा बजट था उसमें क्या है, तिलहन के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने हेतु व्यापक व्यापक योजना लागू करने का प्रस्ताव किया गया है कि मतलब तिलहन का हम ये घर में ही अपने मतलब अपने देश में ही उत्पादन बढ़ाएं, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है पहला कि क्या विगत 5 वर्षों में खाद्य तेल में की आयात में निरंतर वृद्धि हुई है, मतलब हमने बहुत इम्पोर्ट किया है। दूसरा, कुल आयातित खाद्य तेल में जो पाम ऑयल है उसकी हिस्सेदारी 60% है, क्या ये बात सही है? तो आपको ये बताना है। तो 92 का आंसर हमारा बी है। देखिए खाद्य तेलों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने तिलहन के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु एक योजना की घोषणा की। वित्त मंत्री के अनुसार तिलहन का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए युक्तियुक्त और व्यापक योजना लागू की जाएगी, ठीक है। तो मतलब तिलहन का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए योजना शुरू की है। प्रस्तावित योजना 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण के निष्कर्षों की अनुक्रिया पे आया है, ठीक है, जिसमें भारत की जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण के कारण वनस्पति तेल का उपभोग अत्यधिक होने की आशंका व्यक्त की गई है। मतलब जनसंख्या बढ़ रही है तो वनस्पति तेल का उपभोग भी बढ़ रहा है। ओईसीडी एफएओ कृषि आउटलुक 2021 से 2030 के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति वनस्पति तेल के उपभोग का स्तर प्रति वर्ष 2.6% की वृद्धि के साथ उच्च स्तर पर बने रहने का अनुमान है। देखिए अब इसमें आपको कितनी एक्स्ट्रा नॉलेज भी दी गई है कि इस आउटलुक में क्या बताया गया है, ये सब चीज़ें आपको जाननी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस आपको सिर्फ देख लेना एक्सप्लेनेशन दिया तो जो क्वेश्चन के बारे में वही अदर चीज़ भी देखिए इसमें कितना सब आपको दिया जाता है, ठीक है, जो वर्ष 2030 तक 14 किलोग्राम प्रति व्यक्ति तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि प्रति व्यक्ति वनस्पति तेल का उपभोग बढ़ जाएगा। इससे प्रति वर्ष 3.4% की उच्च आयात वृद्धि की आवश्यकता होगी। भारत वर्तमान में अपने घरेलू मांग के 60% हिस्से की पूर्ति हेतु आयात पर निर्भर है। 60% अगर मतलब वो क्या है इम्पोर्ट करता है, मतलब अपनी ज़रूरत का 60%। सभी आयातित खाद्य तेलों में पाम ऑयल की हिस्सेदारी 60% है, ठीक है। तो ये दूसरा कथन सही था। सबसे ज़्यादा पाम ऑयल मंगाया जाता है। जहाँ देश में खाद्य तेल उत्पादन वर्ष 2015-16 में 6.1 मिलियन टन से बढ़कर 2019-20 में 7.9 मिलियन टन हो गया, वही आयात वर्ष 2015-16 में 14.9 मिलियन टन से बढ़कर 2018-19 में 15.6 मिलियन टन हो गया। देखिए अब ये आपको टन वन याद नहीं करना है, बस ये देखिए कि बढ़ा है कि घटा है ना। लेकिन वर्ष 2019-20 में निरंतर 13.4 मिलियन टन के स्तर तक पहुंच गया था। इस प्रकार विगत 5 वर्षों में खाद्य तेलों के आयात में निरंतर वृद्धि नहीं हुई है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि क्या हमारा एक्सपोर्ट निरंतर बढ़ा है या निरंतर घटा है। यूपीएससी ऐसे वाले क्वेश्चन पूछती है। ये आपको डाटा नहीं पूछा जाएगा पर ये पूछते हैं कि 5 वर्षों में क्या हुआ है। तो 92 का हमारा 20 कौन सा सही है? 20 सही है, दूसरा सही है, पहला सही नहीं है। 5 वर्षों में आयात में निरंतर वृद्धि नहीं हुई है, ठीक है। वृद्धि तो हुई है पर निरंतर नहीं हुई है। अब क्वेश्चन 93 देखते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? नहीं है पे ध्यान दीजिए, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ के बारे में पूछ रहे हैं। ए, रात्रि के तापमान में अचानक गिरावट भारत में इसके आगमन की विशेषता है, मतलब रात में अचानक टेम्परेचर गिर जाता है तो वो क्या इसकी विशेषता है। दूसरा, ये उत्तर भारत में रबी फसलों के लिए अत्यधिक लाभदायक है, ठीक है। तो ये रबी फसलों के लिए लाभदायक होते हैं क्या। तीसरा, ये पूर्वी भूमध्य सागर के ऊपर उत्पन्न होने वाले हल्के चक्रवाती अवदाब हैं, ठीक है। तो क्या ये जो पूर्वी भूमध्य सागर है उसके ऊपर उत्पन्न होने वाले हल्के चक्रवाती अवदाब हैं। डी, पश्चिमी जेट प्रवाह इन अवदाबों को भारत की ओर उन्मुख करते हैं। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो 93 का ए सही है, मतलब ए हमारा सही नहीं था। देखिए पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ हल्के चक्रवाती अवदाब कमजोर समशीतोष्ण चक्रवात होते हैं। मतलब पश्चिम यानी आपको याद नाम से समझ में आ रहा है पश्चिम से आ रहे हैं, पहले तो शब्दों से समझिए क्या बोलना चाह रहा है ना, उसी से समझ में आता है, ठीक है। तो कमजोर समशीतोष्ण चक्रवात है जो पूर्वी भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं। जो पूर्वी भूमध्य सागर है मेडिटेरियन सी, उस पर उत्पन्न होते हैं और पूर्व की ओर चलते हुए पश्चिम एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को पार करके भारत के उत्तर पश्चिम भागों में ये पहुंचते हैं, ठीक है। फिर भारत में आते हैं। पश्चिमी जेट इन अवदाबों को भारत की ओर उन्मुख करते हैं। जो पश्चिमी जेट प्रवाह है वो इन अवदाबों को भारत की तरफ इनका रुख कर देते हैं।
मार्ग में उत्तर में कैस्पियन सागर और दक्षिण में ईरान की खाड़ी से गुजरते समय इन चक्रवातों की आर्द्रता में संवर्धन हो जाता है। मतलब जब ये कैस्पियन सागर और दक्षिण में ईरान की खाड़ी से गुजरते हैं तो इनकी आर्द्रता बढ़ जाती है। हालांकि इनके कारण होने वाली वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है, बहुत कम वर्षा होती है इनसे, लेकिन ये रबी की फसलों के लिए लाभदायक होते हैं। तो 93 का हमारा ए सही नहीं था कि रात्रि के तापमान में अचानक गिरावट होती है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बाकी सही थे। हम 94 देखते हैं। भारत में ग्रीष्म ऋतु में आने वाले स्थानीय तूफान निम्नलिखित में से कौन सी फसलों में की वृद्धि में सहायता करते हैं? कॉफ़ी, चाय, जूट, सरसों। ठीक है, तो मतलब जो गर्मी के समय में जो स्थानीय तूफान आते हैं वो उससे कौन सी फसल में वृद्धि होती है ये बताना है इन चारों में से। तो आपको बताना है कौन सा सही है। ए 1 2 3, बी 1 2 3 4, सी 2 3, डी 1 4। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मेरा छूट गया था। देखिए, वो जो पश्चिमी विक्षोभ थे इनके कारण ग्रीष्म ऋतु के दौरान हिमालय नदियों में जल का प्रभाव बना रहता है। तो गर्मी में क्या होता है, जो हिमालय नदियाँ होती है उनमें क्या है, जल का प्रभाव इसके कारण बना रहता है। समांतर रात्रि के तापमान में वृद्धि को इन विक्षोभों के आगमन का पूर्व संकेत माना जाता है। तो रात में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है इन विक्षोभे, मतलब टेम्परेचर बढ़ता है तो इससे पता चलता है कि इन विक्षोभों का आगमन होने वाला है। ठीक है, कम नहीं होता, तो एक सही नहीं था, ये 2 लाइन मैंने देखी नहीं थी। अब क्वेश्चन 94 जो हमने पढ़ा था उसका आंसर हमारा ए है। ठीक है, तो देखिए, भारत में ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान हैं। कौन कौन से स्थानीय तूफान आते हैं? एक आता है आम्र वर्षा, मैंगो शॉवर। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते होते पूर्व मानसून बौछारें पड़ती हैं। जैसे ही गर्मियाँ ख़त्म होती हैं, तो क्या है, पूर्व मानसून बौछारें पड़ती हैं, मतलब मानसून से पहले वाली बौछार होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। कहाँ होती है? केरल और कर्नाटक में। स्थानीय रूप से इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। तो इसको स्थानीय रूप से कहते हैं आम्र वर्षा, क्योंकि ये आमों को जल्दी पकने में सहायता करती है। तो इससे क्या होते हैं, आम जल्दी पकते हैं। दूसरा है फूलों वाली बौछार, ब्लॉसम शॉवर। इस बौछार से केरल और निकटवर्ती कहवा उत्पादन क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। ठीक है, तो जो ब्लॉसम शॉवर है, तो ये कहाँ होती है? केरल। ठीक है, इसमें क्या है, निकटवर्ती कहवा, मतलब जो कॉफ़ी होती है उसके उत्पादन क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। काल बैसाखी, नॉर्वेस्टर, ये कहाँ है? बंगाल और असम। ठीक है, बंगाल और असम में वैसाख के महीने में शाम को चलने वाली ये भयंकर और विनाशकारी वर्षा पवनें हैं। असम और बंगाल में चलती हैं, लेकिन भयंकर हैं। देखिए, इनकी कुख्यात प्रकृति का अंदाजा इनके स्थानीय नाम काल वैसाखी से लगाया जाता है। ठीक है, इनका नाम ही ऐसा है, जिसका अर्थ है बैसाख के महीने में आने वाली तबाही। ये बौछारें चाय, पटसन, चावल की खेती के लिए उपयोगी होती है। चाय, पटसन और चावल की खेती के लिए। असम में इन तूफानों को बारदौली छीड़ा कहा जाता है। ठीक है, बारदौली छीड़ा भी कहते हैं। लू, लू क्या है? उत्तरी मैदानों में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क, गर्म और पीड़ादायक पवनें हैं। तो ये उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक, लू सबको पता होगा गर्मियों में चलती है, गर्म पीड़ादायक पवनें। दिल्ली और पटना के बीच इनकी तीव्रता अधिक हो जाती है। ठीक है, सरसों रवि की फसल है। अब देखिए, ये बात कर रहे हैं मानसून के टाइम की। ठीक है, अब ध्यान रखिए किस टाइम की बात हो रही है। अगर गर्मियों के आसपास बात हो रही है तो खरीफ की फसल की, सर्दियों के आसपास तो रबी की फसल की। अगर आपको याद होगा कि सरसों रबी की फसल है तो आप ऐसे ही उसको एलिमिनेट कर लेते हैं। इसलिए ग्रीष्म ऋतु में आने वाले तूफान इसके विकास में सहायता नहीं करते हैं। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु में आने वाले तूफान पूछे थे तो सरसों तो रबी की फसल है, तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर लेते। तो 94 का आंसर है हमारा ए 1 2 3 सही है, सरसों नहीं आएगा इसमें। ठीक है, अब 95 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। महासागरीय धाराएं। ए ओयाशियो धारा ठंडी है, क्यूरोशियो धारा गर्म है, तीसरा कैलिफोर्नियन धारा गर्म, मतलब पूछा गया है सही है या नहीं, तो आपको बताना है। तो उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? कौन से सही सुमेलित है? 1 3, 1 2 2 3 या 1 2 3। तो 95 का आंसर है हमारा बी। देखिए, प्रशांत महासागर की धाराओं में विभिन्न ठंडी और गर्म धाराएं शामिल हैं। प्रशांत महासागर में कई ठंडी और गर्म धाराएं होती हैं, जो उत्तरी प्रशांत महासागर में दक्षिणावर्त परिसंचरण और दक्षिणी प्रशांत सागर में वामावर्त परिसंचरण में गतिमान होती हैं। ठीक है, जिसमें तटीय क्षेत्रों में जलवायु प्रतिरूप प्रभावित होता है। धाराओं का उल्लेख नीचे दिया गया है, तो कौन कौन सी होती हैं? देखिए, उत्तरी विषुवतीय धारा गर्म होती है, दक्षिणी विषुवतीय धारा गर्म होती है। जो विषुवत मतलब इक्वेटर के बाद पास की बात हो रही है तो गर्म ही होगी। ठीक है, विषुवतीय विपरीत धारा प्रतिधारा वो भी गर्म होती है। जो क्यूरोशियो धारा है वो गर्म होती है। ठीक है, जो है पूछा गया था। उत्तरी प्रशांत अफवाह गर्म होता है, भी बता दूंगी, मैप में भी नीचे दिया है। ओयोशियो धारा ठंडी होती है, कैलिफोर्नियन धारा भी ठंडी होती है, जो पेरोवियन और हम्बोल्ट धारा है वो ठंडी होती है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा गर्म होती है और अलास्का धारा गर्म होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको मैप में दिखेगा, एक सेकेंड।
सॉरी। तो देखिए आप इस मैप में देख सकते हैं कि देखिए जितनी भी इक्वेटोरियल करंट है वो गर्म होंगी, ठीक है। इसके बाद आपको ये दिख रही होगी यहाँ पे ओयोशियो, यहाँ पे साफ दिख नहीं रहा है, ठीक है। क्यूरोशियो तो मैंने आपको बताया ये जो आपको बताया कि ओयो क्यूरोशियो धारा गर्म होती है, ऊपर से जो ओयोशियो धारा आता है वो ठंडी होती है, ठीक है। फिर कैलिफोर्नियन करंट देख सकते हैं, जो मैंने आपको बताया कि ठंडी होती है। यहाँ पे पेरिवियन करंट भी ठंडी होती है। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है वो गर्म होती है, ठीक है। अलास्का करंट जो है वो भी गर्म होती है। अ, तो मैंने आपको यहाँ के इसके बारे में अभी बताया। तो 95 का हमारा बी सही था, एक और दो सही है, तीसरा सही नहीं था। कैलिफोर्नियन धारा ठंडी होती है। अब 96 देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से पर्यटन स्थल प्रसिद्ध ज्वालामुखी हॉटस्पॉट भी हैं? एक गैलापागोस द्वीप, दूसरा हवाई, तीसरा येलोस्टोन नेशनल पार्क। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक दो, केवल दो तीन, केवल एक तीन या एक दो तीन। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर दिख रहा है डीप अर्थ। पहले आप देखिए, यह देखिए हवाई है, ठीक है। हॉटस्पॉट्स दिखा रहे हैं, इससे ये येलो स्टोन है और ये गैलापागोस है। तो ये जो आपको इस तरीके का चौकोर दिख रहा है थोड़ा सा ग्रे कलर का, ये क्या है? डीप अर्थक्वेक जोन है। आपको कई जगह, सारी जगह दिख रहे हैं, इधर दिख रहे हैं, हर जगह, ठीक है। छोटे पॉइंट से वो शैलो अर्थक्वेक सेंटर है, जो ये जो इधर है शैलो अर्थक्वेक सेंटर। और जो वोल्केनिक इरप्शन है छोटे पॉइंट से दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे सारे वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है। और बड़े जो है वो बिंदु से वो हॉटस्पॉट है। तो यहाँ आपको दिखाया हुआ है तीनों चीज़ें। देखिए रिंग ऑफ फायर भी दिखा रहा है आपको। तो 96 का हमारा डी सही है। देखिए उसमें बोला है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है तीनों विकल्प सही हैं, ठीक है। अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में तट रेखा से लगभग समानांतर एक बिंदु की रेखा दिखाई गई है, ठीक है। जो अटलांटिक महासागर है हमारा, आप नीचे इसको देख सकते हैं, अटलांटिक महासागर, यही जहाँ पे रिंग ऑफ फायर लिखा हुआ है, ठीक है, के बीच मध्यवर्ती भाग की में तट रेखा के लगभग समानांतर जो आपको दिख रहा है एक बिंदु वाली रेखा दिखाई गई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अ, ये है आगे हिंद महासागर तक जाती है, ये आपको दिख रही होगी, जो बिंदु वाली रेखा दिखाई गई है वो हिंद महासागर तक जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप में थोड़ा दक्षिण में यह दो भागों में विभाजित हो जाती है। तो जो भारतीय महाद्वीप है उसमें क्या है, दो भागों में बढ़ जाती है, ये वाली बता रहे हैं इसमें, ठीक है। ये जो ऐसे जा रही है ये, ठीक है, इसको बता रहे हैं। जिसकी एक शाखा पूर्वी अफ्रीका की ओर चली जाती है और दूसरी म्यांमार से होती हुई न्यू गिनी तक एक ऐसी ही रेखा से मिल जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कहाँ जा रही है, ठीक है। एक अफ्रीका की तरफ जाएगी, मैं बार भूल जाती हूँ कहाँ पे मैं पढ़ रही थी, ठीक है। एक शाखा पूर्वी अफ्रीका की जाएगी, दूसरी म्यांमार से होती हुई न्यू गिनी तक जाती है, ठीक है। ये बिंदु रेखा मध्य महासागरीय कटकों के समरूप है। मध्य महासागरीय कटक होते हैं उनके समरूप है। भूकंपीय संकेंद्रण का दूसरा क्षेत्र छायांकित मेखला शेडेड बेल्ट के माध्यम से दिखाया गया है। तो शेडेड बेल्ट के माध्यम से हमें दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ भूकंप वाला क्षेत्र है। जो अल्पाइन हिमालय श्रेणियों के और प्रशांत महासागरीय किनारों के समरूप है, ठीक है। ज्वालामुखी मानचित्र भी इसी तरह के प्रतिरूप का अनुसरण करता है। प्रशांत महासागर के किनारों को सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों होने के कारण रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। जो देखिए, जो प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन, उसके किनारों में क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है, जिसके कारण उसे रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ इसमें देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ भूकंप का क्षेत्र है, ठीक है। डीप अर्थक्वेक जोन आपको दिख रहा है ना। और उसके बाद आपको पॉइंट से वॉल्केनिक इरप्शन क्षेत्र भी दिख रहा है, छोटे छोटे ब्लैक पॉइंट से। तो 96 का जो है हमारा डी सही है, तीनों ही सही है। हॉटस्पॉट क्षेत्र तीनों ही है, ज्वालामुखी हॉटस्पॉट, ठीक है। अब 97 देखते हैं। गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साटा शब्दों का प्रयोग किसके संबंध में किया जाता है, ठीक है। इन वर्ड्स का यूज़ किसके संबंध में किया जाता है? ए महासागरीय धाराएं, बी जेट धाराएं, सी पूर्वी पवने, डी पछुआ पवने। देखिए पवने जो है वो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटियों से शीतोष्ण निम्न दाब पेटियों की ओर परिवर्तनशील पछुआ पवनों के रूप में बहती हैं। जो पवने हैं वो बोला है जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, मतलब उष्ण कटिबंधीय से ऊपर वाला जो हाई प्रेशर वाली बेल्ट है, उससे शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण मतलब उससे और ऊपर थोड़ा जाएंगे तो शीतोष्ण हो जाए, शीत मतलब ठंडा वाला क्षेत्र, ठीक है। ऐसे उष्ण शीत, तो इससे थोड़ा सा गैस करिए, ठीक है। तो उसमें जो लो प्रेशर वाली पेटी की ओर जो परिवर्तनशील पछुआ पवने के रूप में बहती हैं, ठीक है। कोरियोलिस बल के प्रभाव में ये उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण पश्चिम पवने और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम पवने बन जाती हैं। जब कोरियोलिस बल लगता है, जो अर्थ घूमने से कोरियोलिस बल लगता है, उसके कारण क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम पवने, ठीक है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में दक्षिण पश्चिम और सदर्न हेमिस्फेयर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम पवने बन जाती हैं फिर।
उत्तरी गोलार्ध में अधिक परिवर्तनशील होती हैं, लेकिन ये समशीतोष्ण भूमि के पश्चिमी तटों पर गर्म भूमध्यरेखीय जल और पवनों को ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये क्या है, समशीतोष्ण भूमि के पश्चिमी तटों पर, जो समशीतोष्ण भूमि है उसके पश्चिमी तटों पर गर्म भूमध्य रेखीय जल और पवनों को ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस ऊष्मीकरण प्रभाव और अन्य स्थानीय दबाव अंतरों के परिणाम से समशीतोष्ण क्षेत्र में बहुत ही परिवर्तनशील जलवायु पाई जाती है, जो चक्रवातों और प्रतिचक्रवातों की गतिविधियों के द्वारा प्रबल रूप से प्रभावित होती है। देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ के बीच, जहाँ समुद्र का व्यापक विस्तार, मतलब जहाँ समुद्र बहुत ज़्यादा है, पछुआ पवनें वर्ष भर बहुत अधिक तीव्र और नियमितता के साथ बहती है, बहुत तीव्र बहती हैं, क्योंकि क्या है, यहाँ पे आपको लैंड मतलब स्थल भाग कम दिखेगा, समुद्र ज़्यादा दिखेगा। सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध देखेंगे तो ये महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर बहुत अधिक वर्षा लेकर आती है। महाद्वीप के जो पश्चिमी तट पर उस पर बहुत वर्षा होती है, इससे मौसम आर्द्र और तूफानी हो जाता है। ठीक है, आंधी तूफानी मौसम होता है। इस प्रकार नाविक पश्चिमी पवनों को इनके अक्षांशों से आने वाले तूफानों के अलग अलग स्तर के अनुसार गरजती, मतलब जैसी भी जितनी भी तेज होती है उस हिसाब से उन्हें अलग अलग नाम दिया है। ठीक है, अलग अलग अक्षांशों पे ये पश्चिमी पवनों को क्या है, इनके जो इनके अक्षांश है उन पर आने वाले तूफानों के अनुसार अलग अलग इनको नाम दिए, जैसे गरजती चालीसा। ठीक है, मतलब 40 पे गरजती चालीसा, प्रचंड 50, 50 पे प्रचंड, और चीखता 60, 60 पे समझिए चीख रही हैं के नाम से संदर्भित करते हैं। तो 97 का हमारा DI, ठीक है, पछुआ पवने के संबंध में इनको नाम दिए जाते हैं। 98 देखते हैं, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो CBI है के संदर्भ में हाल ही में सुर्खियों में रहे पद सामान्य सहमति का तात्पर्य क्या है। एक, किसी राज्य के भीतर मामलों की जांच के लिए प्रकरण विशिष्ट अनुमति की आवश्यकता नहीं है। B, CBI निदेशक की नियुक्ति बहुमत के बजाय सर्वसम्मति से की जाती है। C, उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की निगरानी में की जाती है। D, जांच में सहयोग करने के लिए आरोपी की सहमति। तो समान सहमति से क्या मतलब है, वो ये पूछ रहे हैं, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो 98 का आंसर हमारा A है। हाल ही में आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों ने पूर्व अनुमति के बिना इन राज्यों में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच करने की शक्तियों को प्रभावी ढंग से कम करते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को दी गई सामान्य सहमति जनरल कंसेंट को वापस ले लिया है। देखिए, जो आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य है, उन्होंने क्या है, पूर्व अनुमति के बिना, ठीक है, इन राज्यों में मतलब जो CBI है उसकी जांच करने की शक्तियों को प्रभावी ढंग से कम करते हुए क्या है, जो CBI को दी गई सामान्य सहमति है जनरल कंसेंट, उसको वापस ले लिया। अभी क्या है, देखिए, ये ज्ञात है कि CBI का अधिकार केवल केंद्र सरकार के विभागों कर्मचारियों पर है। CBI जो है वो क्या है, केंद्र सरकार के विभागों कर्मचारियों पे ही मतलब काम करती है। ठीक है, वह राज्य सरकार के कर्मचारियों किसी राज्य में हिंसक अपराध से जुड़े मामलों की जांच तभी कर सकती है जब राज्य सरकार इस हेतु अपनी सहमति दे। तो वो राज्य सरकार के कर्मचारी या फिर किसी राज्य में जो हिंसक अपराध है उनसे जुड़े जो मामले हैं उनमें तभी जांच कर सकती है जब राज्य सरकार इस हेतु अपनी सहमति दे। इस प्रकार से हर बार अनुमति लेने से बचने के लिए प्रकरण विशेष सहमति के बजाय समान सहमति प्राप्त होती है। मतलब राज्य अपनी सामान्य सहमति दे देते हैं, मतलब हर मामले में सहमति लेने की जरूरत नहीं है, समान सहमति की आप यहाँ पे जांच कर सकते हैं। समान सहमति आमतौर पर 6 महीने से लेकर 1 साल तक की अवधि के लिए दी जाती है। तो 6 मंथ से 1 साल तक की अवधि के लिए समान सहमति दी जाती है। अब इस समान सहमति को आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने वापस ले लिया है। तो 98 का आंसर हमारा ए है कि किसी राज्य के भीतर मामलों की जांच के लिए प्रकरण विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब कई राज्यों को लगता है कि केंद्र क्या है, जानबूझ के जांच बिठाती है। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने ये कदम इसलिए उठाया है। अब 99 देखते हैं, जैसे ही कोई भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ता है तो क्या देखेगा। एक, देशांतर की लंबाई में कमी। B, दूसरा, देशांतरों के बीच की दूरी में कमी। तीसरा, तुंगता में वृद्धि। मतलब आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें से कौन से सही है, 1 2 2 1 3 या 2 3। तो 99 का B सही है, एक सही नहीं है। देशांतर एक कोणीय दूरी है। देशांतर क्या होता है, एक कोणीय दूरी होती है जिसे भूमध्य रेखा के साथ प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व पश्चिम में डिग्री में मापा जाता है। ठीक है, अक्षांश देशांतर आपको पता होंगे। अक्षांश लेटी हुई लाइन समझ लिए, देशांतर खड़ी हुई लाइन रहती है। ठीक है, कोणीय दूरी होती है भूमध्य रेखा के साथ। ठीक है, जो भूमध्य रेखा होती है प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व पश्चिम में डिग्री में मापा जाता है। इसका अर्थ है कि विश्व के आधे भाग को 180 डिग्री तक पूर्वी देशांतर की डिग्री में और दूसरे आधे भाग को 180 डिग्री तक पश्चिम देशांतर की डिग्री में इसको मापा जाता है। देशांतर की प्रत्येक रेखा पृथ्वी की परिधि के आधे के बराबर होती है, क्योंकि प्रत्येक रेखा उसके उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक जाती है और भूमध्य रेखा से होकर गुजरती है।
इसलिए सभी देशांतर समान लंबाई के होते हैं, भले ही प्रेक्षण की स्थिति कुछ भी हो, चाहे वह ध्रुव पर हो या भूमध्य रेखा पर। तो सभी देशांतर जो है वो समान लंबाई के होते हैं। जैसे जैसे देशांतर ध्रुवों की ओर आप देखेंगे ना, जब जाएंगे तो ध्रुवों की ओर अभिसारित होते हैं, तो दो संगत देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर घटती जाती है। यह दूरी भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होती है। देखिए ऐसा होता है, ठीक है। जैसे हमारी ये पृथ्वी है, तो ये देशांतर रेखाएं हैं, तो आप इनको देखेंगे ना ऐसी रहती हैं। तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे दूरी कम हो रही है दो में, ठीक है। इधर पे यहाँ पे दूरी ज़्यादा है, तो ये वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा सही नहीं है, किसी स्थान की तुंगता एल्टीट्यूड समुद्र तल से उसकी स्थान की ऊंचाई है। तुंगता मतलब जो समुद्र से उसकी स्थान की ऊंचाई, एल्टीट्यूड। इसका किसी स्थान के अक्षांश या देशांतर से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे कि रूस में यूराल पहाड़ों की ऊंचाई उत्तर भारतीय मैदानों की तुलना में अधिक है, और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई यूराल पहाड़ों से भी अधिक है। तो ठीक है, इसका कोई अक्षांश देशांतर से कोई संबंध नहीं होता। तो 99 का बी सही है, केवल दूसरा सही है कि देशांतर के बीच की दूरी में कमी आती है। अब 100 देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। दूसरा, इसे भारत की सीमाओं पर भूमि बंदरगाह के निर्माण और कार्गो की निर्बाध आवाजाही के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है। तो कौन सा सही है? एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। देखिए, जो हाथ में भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण है, उसने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया। ये गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया। तो एक गृह मंत्रालय का जो सीमा प्रबंधन विभाग है, उसके तहत एक वैधानिक निकाय है भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण। तो एक सही नहीं है। भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण को भारत की सीमाओं पर भूमि बंदरगाहों के निर्माण, ठीक है, और कार्गो यात्रियों की निर्बाध और कुशल आवाजाही की सुविधा के लिए अत्याधुनिक अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है, ठीक है। इसका समग्र उद्देश्य बंदरगाहों पर कार्गो के रुकने के समय व्यापार लेन देन लागत को कम करना, क्षेत्रीय व्यापार, लोगों से लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना और सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं को अपनाना है। तो 100 का आंसर हमारा बी था, केवल 2 सही था। तो यहाँ पर हमारा टेस्ट खत्म हो रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आप सारे आंसर लिखिए और देखिए आपके कितने सही है। तो आप चेक करिए, लास्ट में ज़रूरी है। और अगर आपके कम भी सही हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देखिए आपके कमज़ोर एरिया कहाँ है। टेस्ट हमेशा ज़्यादा टफ बनाए जाते हैं, तो फिर भी आप देखिए आपके कहाँ पे आपका लैक हो रही है पढ़ाई, ठीक है। फोकस में कमी है, कहाँ कमी है, आप कहाँ नहीं समझ पा रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए और इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाइए, जितने आप लगा सकते हैं। इसके अलावा भी तो आपको देखना, लास्ट में जब आप पूरा पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, टेस्ट टेस्ट लगा लेंगे, तो जब आप लास्ट के टेस्ट लगाएंगे तो उसमें आपका अच्छे स्कोर आएगा। अगर आप ये सब कर लेंगे तो डिसपॉइंट नहीं होना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट टेस्ट देखेंगे। अगर आपको पसंद आ रहा है तो उसको शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।